अब सवाल ये है कि या तो हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाना है या हमने रियल एस्टेट सेक्टर को बचाना है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डिफरेंट वीडियोस जो हम अपलोड करते हैं इस चैनल पे, उसमें मैं आपको डीएचए के डिफरेंट फेजेस के बारे में बताता हूँ जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। सिंस वी प्राइमरीली डील इन डीएचए ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद, हम आपको डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि जी ये रिहायशी एतबार से बेहतरीन है, ये सरमायाकारी के एतबार से बेहतरीन है। बट आई गेस मैंने आपको किसी भी वीडियो में, आई डोंट गेस, आई नो दैट फॉर श्योर, कि मैंने आपको किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया कि मेरा पर्सनल बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली आई बिलोंग टू इकोनॉमिक्स, फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो फाइनेंशियल मार्केट्स मेरी है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ मैं फाइनेंशियल मार्केट्स से रिलेटेड। और आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ तो जो टर्म्स मैं यूज़ करता हूँ, जिनकी मदद से मैं सेक्टर को देखता हूँ, वो फाइनेंशियल मार्केट्स की ही टर्म्स हैं। सो व्हेन आई फर्स्ट केम इन द सेक्टर लाइक 2-3 years बैक, तो मैं अक्सर लोगों को देखता था कि लोग रियल एस्टेट सेक्टर को लेके कुछ क्लेम्स करते थे। वन ऑफ द क्लेम्स वाज दिस कि 80% ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी जो है वो रियल एस्टेट से आती है। और एक और क्लेम ये होता था जी कि आप जब कुछ मीटिंग्स होती थी, सेल्स मीटिंग होती थी, तो मैं देखता था कि जो उस मीटिंग को हेड कर रहा होता था ना, वो एक स्टेटमेंट बोलता था, अक्सर बोलते थे कि जो दुनिया में रिचेस्ट लोग हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं जी। ठीक है, तो आई ऑलवेज यूज टू गेट अ बिट अमेज्ड कि जब भी मैं दोनों क्लेम्स को सुनता था कि यार 80% दुनिया की जो इकोनॉमी है वो रियल एस्टेट सेक्टर से आती है, तो मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लगता था इन अ सेंस कि ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में लोग सिर्फ कर ही रियल एस्टेट रहे हैं और तो कोई सेक्टर या कोई इंडस्ट्री चलती ही नहीं है। ठीक है, तो हाँ, ये हो सकता है कि जो वर्थ है रियल एस्टेट वर्थ, ग्लोबल रियल एस्टेट वर्थ, येस इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो 80% हो या 70% हो, दैट इज़ रीज़नेबल। लेकिन ये कहना कि जी ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो उसमें 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो रियल एस्टेट का है, तो ये ऑफ कोर्स एक गलत स्टेटमेंट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट मैं सुनता था कि जो बिलियनर्स हैं वो बने ही रियल एस्टेट से हैं, ये तो खैर बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर आप बिलियनर्स को देखें, टॉप 10 बिलियनर्स को देखें, तो नंबर 1 पे इस वक्त इलॉन मस्क हैं। ऑफ कोर्स उनका कोई ताल्लुक नहीं है रियल एस्टेट से, वो टेक्नोलॉजी से या ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड हैं। फिर हमारे पास बड़े अरसे तक बिलियनर रहे बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, जिनका सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया, वो ऑफ कोर्स आईटी से रिलेटेड हैं। फिर हमारे पास जो सेकंड रिचेस्ट इस वक्त इंडिविजुअल हैं फ्रेंच, वो एक लग्जरी गुड्स में डील करते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी हैं। फिर फाइनेंस सेक्टर में बहुत से लोग हैं ऐसे जो बिलियनर्स हैं जिनका ताल्लुक फाइनेंस सेक्टर से ताल्लुक है। मैं बेसिकली ज़्यादा कंफ्यूज तब होता था क्योंकि उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, एंड ही इज़ नोन एज रियल एस्टेट टाइकून इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो उनकी जो 6-7 अरब अमेरिकी डॉलर उनकी नेट वर्थ थी, और कहाँ 6-7 अरब डॉलर और कहाँ 255 अरब डॉलर की नेट वर्थ इलॉन मस्क की, या 100+ बिलियन यूएस डॉलर्स की नेट वर्थ बिल गेट्स की। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो मैं ये कहता था मे बी इन लोगों को शायद इन्होंने रिसर्च वर्क नहीं किया हुआ कि जो हम स्टेटमेंट्स कर रहे हैं वो ट्रू हैं भी नहीं। बट एट द सेम टाइम जब मैंने नोटिस किया कि जो पैसे, अमाउंट ऑफ मनी विच कम्स इन रियल एस्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो वो इट वॉज मैसिव। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने किया कि इतनी ट्रांजैक्शंस जो थी वो डेली बेसिस पे रियल एस्टेट में हो रही थी। स्पेसिफिकली लास्ट 2 years में तो एक कह लें ग्लोबल रियल एस्टेट बूम था। पाकिस्तान में भी एक 2017 के बाद जो मार्केट स्लो हुई, तो 2020 में जाके जब कोरोना के लॉकडाउन ईज़ होना शुरू हुए, पॉलिसी ईज़ हुई पाकिस्तान में, इंटरेस्ट रेट नीचे गिरा, रेगुलेटरी बर्डन कम किया, या आप कह लें कि जो FBR जो है उन्होंने अपने आप को स्केल बैक किया, इतना ज़्यादा पीछा करना छोड़ा इन्वेस्टर का, तो मार्केट पाकिस्तान में भी टेक ऑफ कर गई। और 50 से 55 लाख का कनाल का प्लॉट था DHA Phase 3 आर्मी एलोकेशन में लेट 2019 या बिफोर ईजिंग ऑफ लॉकडाउन
इन अर्ली 2020। तो राइट नाउ जो डेवलप प्लॉट्स हैं DHA फेज 3, सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं DHA फेज 3 आर्मी एलोकेशन के, वो 2 करोड़ प्लस हो चुके हुए हैं। 195 से आप कह लें कि 210-20 की ब्रैकेट में डेवलप प्लॉट्स जो हैं आर्मी एलोकेशन के खड़े हैं। सो मैसिव इंक्रीज़। और ये आप किसी भी प्लॉट को पकड़ लें, DHA का हो या बैरिया का हो, कोई घर देख लें, कोई अपार्टमेंट देख लें जो बना हुआ है, तो आप नोटिस करेंगे कि भाई द इंक्रीज़ वाज जस्ट आउट ऑफ द रूफ, वे टू मच। ठीक है, सो आई यूज्ड टू गेट अ बिट सरप्राइज्ड कि यार ठीक है, आई नो कि ये जो स्टेटमेंट्स बोलते हैं ठीक नहीं है, बट एट द सेम टाइम द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ कमिंग इन दिस सेक्टर दैट इज़ too much. So I was quite amazed and I did a little bit of research कि यार why real estate is so special in Pakistan. So I came to know कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है या वेल्थ है वो 65 to 70% जो है वो रियल इस्टेट में मौजूद है। अगेन इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी एज़ वेल कि जैसे ग्लोबली मैंने आपको बताया कि 80% वेल्थ जो है वो या ग्लोबल GDP है या ग्लोबल इकॉनमी है वो रियल इस्टेट से आती है। तो मैं स्टेटमेंट से भी, और ये मैंने प्रिंट मीडिया में पढ़ी, इट्स नॉट कि ये कोई क्लेम कर रहा था, और जो जहाँ मैंने ये पढ़ी वो एक रिप्यूटेड सोर्स है और मैं इसको गलत नहीं कह रहा। इट्स ट्रू कि 65 to 70% पाकिस्तानी इकॉनमी जो है या वेल्थ जो है वो रियल इस्टेट में पड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सो अ लिटिल बिट मोर रिसर्च आई डिड कि यार क्या कॉजेज़ हैं जो रियल इस्टेट को इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देते हैं कि हर बंदा जो है वो देखता भी नहीं है कि प्रोजेक्ट कैसा है। और मैंने फर्स्ट हैंड अगेन आपको बताऊंगा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि लोग काफ़ी शेडी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, करोड़ों रुपया दे देते हैं, जो अभी तक नहीं बने हुए। मैं उन प्रोजेक्ट्स की साइट्स के सामने से डेली ट्रैवल करता हूँ, जो मेरा डेली कम्यूट है टू माय वर्क, तो मैं देखता हूँ कि वो वहीं के वहीं हैं जहाँ 2 साल पहले थे या 3 साल पहले थे। कोई नहीं बने हुए, ज़मीन से भी बाहर नहीं आए हुए, और लोगों ने करोड़ों रुपया उसमें जो है वो डाला हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बस ग्रे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लोगों ने करोड़ों रुपया उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई आउटपुट नहीं है उसकी। सो आई यूज़ टू गेट वेरी सरप्राइज। सिमिलरली अगर आप चक्री रोड पे देखें रावलपिंडी में, तो सोसाइटीज़ का आप कह लें गढ़ है वो। कोई नई सोसाइटी बनेगी आउटस्कर्ट्स पाकिस्तान पिंडी इस्लामाबाद के, तो वो मेजर जो चंक है वो तो चक्री रोड पे। पता नहीं कब से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और पड़े हुए हैं, खाली हैं, बस लोग प्लॉट लेते जा रहे हैं, वो भी नए ब्लॉक्स लॉन्च करते जा रहे हैं, मार्केटिंग करते जा रहे हैं। लोग भी 5 मरले के, 3.5 मरले के, 10 मरले के, अपना घर, सबका ख्वाब हमारा अपना घर लें जी, इस्लामाबाद में लें। हालांकि है वो पिंडी, लेकिन बोलते इस्लामाबाद के नाम से। सोसाइटी का जब नाम लिया जाता है, कोई भी सोसाइटी हो चक्री रोड पे, तो साथ इस्लामाबाद का नाम जोड़ देते हैं। इवन अडियाला रोड पे भी देखें हम कि जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने भी अपने नाम के साथ इस्लामाबाद का नाम लगाया होता है, और मैसिव मार्केटिंग करते हैं जी। एयरपोर्ट से इतना दूर है, और अब तो रिंग रोड का एलिमेंट भी आ गया जी, रिंग रोड से इतना दूर है। और एयरपोर्ट वाला तो मुझे खैर काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस लगता है, इन द सेंस के बहुत से लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग प्लॉट ले रहे हैं, मेरा ख्याल है उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा कि एयरपोर्ट कितना दूर है, और शायद ही वो एयरपोर्ट ज़िंदगी में 2 से 3 दफ़ा किसी काम से जाएं। फिर भी हम पिच करने के लिए एयरपोर्ट का यूज़ करते हैं। सो आई वॉज अमेज्ड कि यार वाई दिस इज़ वे टू मच। सो कुछ कॉजेज़ जो है मेरे सामने आए, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वाई पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो क्यों इतना ओवरसाइज्ड है, और एक बहुत मैसिव बबल बन चुका है इस वक्त ये। आई यूज़ द वर्ड बबल अगेंस्ट फाइनेंस की टर्म, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीडियो। तो कॉजेज़ जो मैंने कुछ डिग आउट किए हैं, आई विल शेयर विद यू। उसमें सबसे पहला ये है कि हमारा एज ए नेशन आप कह लें हिस्टोरिक फेटिश है, ऑब्सेशन है, इक़्तिदार, ज़मीन और सोना। ये 3 चीज़ें तो आप कह लें कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट अवेयरनेस है, आपने किसी भी चीज़ को बेचना होता है तो आप चाहते हैं कि जो मेरे ऑडियंस है या क्लाइंट्स हैं उनमें प्रोडक्ट अवेयरनेस हो, तो प्रोडक्ट अवेयरनेस मौजूद है, क्योंकि हम हिस्टोरिकली तौर पे इन तीनों चीज़ों को लेके बड़े ऑब्सेस्ड हैं। और आपको हम सबको ही पता है, खैर सब कॉन्टिनेंट का ये है कि एक वो हमने स्लोगन भी बनाया हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें अगेन मकान का एलिमेंट है, और एवरीबडी इज़ लाइक के यार ज़मीन ज़मीन ज़मीन। इवन जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे होते हैं, जब व्हेन दे मेक मनी देयर, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि पाकिस्तान में अपनी ज़मीन होनी चाहिए। सेकंड जो मैंने कॉज देखा वो ये है कि ये जो सेक्टर है इट इज़ वेरी टैक्स फ्रेंडली।
ठीक है। अब कुछ लोग इसमें डाउट करना शुरू हो जाएंगे, रिसेंट जो गवर्नमेंट की मूव्स है इस बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप रियल स्टेट सेक्टर में मौजूद टैक्स रजीम को कंपैरिजन करें जो कॉर्पोरेट सेक्टर की टैक्स रजीम है, या आप इसका कंपैरिजन करें जो स्टॉक एक्सचेंज की टैक्स रजीम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो ब्रोकर्स और डीलर्स के ऊपर या इन्वेस्टर्स के ऊपर लागू होती है, तो आपको बड़ा अभी भी मैं बताऊं, जब रीसेंट तो अभी रियल एस्टेट में टैक्सेस बढ़ गए हैं, अभी के साथ ही आप कंपैरिजन करें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यार ये एक अच्छा खासा गैप है। और अगर आप 2-3 साल पास्ट में चले जाएं, या 10 साल या 15 साल या 20 साल पास्ट में चले जाएं, तो ये गैप तो और ज़्यादा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब तो हमारी मजबूरी हो गई है कि हमने इस सेक्टर पे टैक्स लगाने, वी विल डिस्कस अबाउट इट एज वेल। तो एक टैक्स फ्रेंडली हमेशा से सेक्टर रहे रियल एस्टेट सेक्टर, बिकॉज पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है, लैंडेड जेंट्री है, ठीक है, उनको हमेशा पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि फिर पॉलिसी बेसिकली वही बना रहे होते हैं। ये एक तरह का आप कह लें कि एक मॉडर्न फ्यूडल सिस्टम है जिसमें लैंडेड लोग जो हैं वो पावर में हैं और वो एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जो उन्हीं के सेक्टर को सपोर्टिव हो। खैर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे मुल्क में समझने के लिए, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो, जो बंदा इक़्तिदार में है उस बंदे की इंडस्ट्रीज़ हैं इस तरह की, सपोर्ट मिलेगी उसको। तो ज़मीन तो सबके पास है, जो लोग ख़ास तौर पे हमारे इलेक्टेड लोग हैं, हम सबके पास ज़मीन है, तो वो हमेशा से एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाते रहे हैं जो उनके लिए फ्रेंडली हो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिसी इंसेंटिव्स भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को भी। आप देखें रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान में बात की जा रही है कि सोलर जो पावर सोर्स है उसको फ़रोग़ दिया जाए, उसको इंसेंटिवाइज करे गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप देखें अब धड़ाधड़ सोलर प्लांट्स पैनल्स लगेंगे और सोलर एनर्जी के ऊपर आएगा पाकिस्तान, बिकॉज पॉलिसी इंसेंटिव है। तो यही पॉलिसी इंसेंटिव्स रियल एस्टेट सेक्टर को भी लगा रहा है थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स, थ्रू पॉलिटिकल कनेक्शंस एज वेल। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनी हुई, कितनी सोसाइटीज़, बैरिया टाउन फेज़ 8 का अगर आप RDA की वेबसाइट पर देखें तो आप लिखेंगे उस पर इलीगल सोसाइटीज़ में वो आता है, बट इज़ डूइंग फैंटेस्टिक। तो डेवलपर ने डेवलपमेंट अच्छी की हुई है, प्रोडक्ट डिलीवर की हुई है, तो लोगों का ट्रस्ट होता है। पीपल डोंट केयर बैरिया टाउन के पास NOC है या नहीं, बैरिया टाउन का नाम लगा हुआ है, लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। टू बी ऑनेस्ट बैरिया टाउन के नाम पे मैं भी ट्रस्ट करूँगा, ठीक है। ट्रस्ट का जो है फुकदान तो पाकिस्तान में वैसे भी है, चाहे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ट्रस्ट का फुकदान तो है। तो हमें बस एक जो बंदा डिलीवर कर जाता है चीज़ को, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वी डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव, वी हैव टू ट्रस्ट हिम। सो पॉलिसी इंसेंटिव्स भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इनकरेजिंग रहे हैं टूवर्ड्स रियल एस्टेट सेक्टर एज वेल। फिर आप एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अक्सर रिपोर्ट्स जब आती हैं रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड, तो कहते हैं जी इस सेक्टर में बड़ा पोटेंशियल है। बिल्कुल है, अभी भी है। उसकी जो एक सबसे बड़ा रीज़न पॉइंट आउट किया जाता है वो किया जाता है कि जी पाकिस्तान में पॉपुलेशन बड़ी इंक्रीज़ हो रही है और अर्बनाइजेशन रेट बहुत ज़्यादा है। फॉर अ कंट्री दिस स्मॉल द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ वे टू मच, ठीक है। हमारी कोई नई सिटीज़ तो वैसे भी नहीं बनी, उन्हीं सिटीज़ पे प्रेशर है, तो वो प्रेशर जो है वो फिर आउटस्कर्ट्स में डाइवर्ट होता है। ये एक वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है अर्बनाइजेशन का, चाहे आप बाहर देख लें, आउटस्कर्ट सबर्ब्स होते हैं, वहाँ पे रेट्स कम होते हैं, रेजिडेंट्स जो है, पॉपुलेशन जो है वो उस तरफ मूव करती है। जो मेन ओल्ड सेंटर्स हैं सिटीज़ के, उनमें रेट्स प्रॉपर्टी के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। फॉर अ कंट्री दिस स्मॉल हमारी पॉपुलेशन भी काफ़ी है और हमारा अर्बनाइजेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है। रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इट्स ट्रू कि वो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है टू इन्वेस्ट एज वेल एज अ डेवलपर, ठीक है। नो डाउट आपने देखा है कि पाकिस्तान बैरिया टाउन की क्लासिक एग्जांपल है कि बैरिया टाउन ने रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो सिलसिला शुरू किया वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है और आबाद हैं, लोग रह रहे हैं, ठीक है। मैं खुद बैरिया टाउन में ही मेरी रेजिडेंस है और मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो वहाँ रह रहे हैं वो बेसिकली इधर के लोकल नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद के, सियालकोट से आए हैं, कराची से आए हैं, मुल्तान से आए हैं, गुजरांवाले से आए हुए हैं। इस तरह के एरिए से लोग आके यहाँ पे अब जॉब्स कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस शुरू किए हुए हैं, क्योंकि उन सिटीज़ पे बड़ा प्रेशर था। फिर लोगों को रावलपिंडी इस्लामाबाद का ये भी एज होता है कि यार पुरसकून जगह है, तो लोग यहाँ पे मूव
कर जाते हैं। सो दिस इज़ लाइक क्लासिक एग्जांपल ऑफ ऑल दीज 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, रूरल अर्बन माइग्रेशन, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, रियल एस्टेट सेक्टर अट्रैक्टिव है, आप इन्वेस्ट करेंगे एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। बैरिया टाउन इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। फिर एक और रीज़न वाई रियल एस्टेट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी प्रॉफिटेबल, उसकी वजह यह है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव भी कोई नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कहाँ करेंगे? बैंक में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है, बैंक्स में हम पैसा रखना पसंद नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की बात करें, मुझे वैसे ही डर लगता है हमें, चूँकि ड्यूरिंग माई ब्रीफ स्टेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स आई अगेन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। अभी मैंने आपको पहला पॉइंट ही बताया कि रियल एस्टेट की प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, और आपको किसी को ये माइंड नहीं प्रिपेयर करना होगा आप ज़मीन इन्वेस्ट करें ना, माइंड उसका प्रिपेयर है, ठीक है, आपके क्लाइंट का माइंड प्रिपेयर है कि मैंने ज़मीन में इन्वेस्ट करनी है। जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कि आपने उसका माइंड प्रिपेयर करना है, उसको प्रोजेक्ट्स पिच करने हैं कि आप इन प्रोजेक्ट्स को देख लें, ये इसकी लोकेशन ऐसी है, इसका डेवलपर ऐसा है, इसमें ये प्लॉट कटिंग है, इस डेवलपर का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, गुड टू गो, अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। तो अगर आप किसी को अच्छा इस तरह का प्रोजेक्ट पिच कर देते हैं, सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में। भी आप आए, आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, रीसेंट एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एक ओवरसीज़ क्लाइंट थे, वो आए, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, मैंने एक वीडियो में पहले भी मेंशन किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान में बिज़नेस क्यों नहीं करते? वो कहते हैं एक दफ़ा मैं आया था, वापस आया 2-3 महीने मैंने चेक किया, मैं गया, मैं वापस चला गया, मैंने कहा बिज़नेस नहीं करना है इधर, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब देखें कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन रही है इस वक्त है, बिजनेसेस के लिए कितना इशू है। जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ये कहता है कि जी हमसे तो ऑर्डर्स नहीं मैनेज कर रहे, और सिर्फ ये इन्फ्लेशन छोड़ें जो अभी हुई है, तो ग्लोबल फिनोमेना है। उसके अलावा भी अगर आप देखें कि इतना ज़्यादा कॉस्टली है बिज़नेस करना, लाइसेंसेस कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, अंडर द टेबल आपको पेमेंट्स करनी पड़ती हैं टू सिक्योर लाइसेंसेस एज वेल एंड व्हाट नॉट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता, तो लोग कहते हैं यार इधर क्या करना बिज़नेस करके, तो लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तो ये एक आप कह लें कि एक नेटवर्क है, एक स्ट्रक्चर है ऑफ डिफरेंट रीजंस जो मेरी समझ में आते हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में इतना ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में आता है कि एक वाहिद इस वक्त प्रॉफिटेबल सेक्टर है पाकिस्तान का, और हिस्टोरिकली भी रहा है। बेशक 1-2-3 साल का जो है वो स्लो डाउन आता रहा है पास्ट में, बट इट रिमेन्स टू बी and still is as we speak the most profitable sector to put your money in, ठीक है। और रीजंस मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, कॉजेज़ तो हमने देख लिए कि क्यों पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में आती है, क्यों ये इतना प्रॉफिटेबल है। फ्रैंकली मेरे पास भी पैसे होंगे तो मैं तो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी चीज़ की लिक्विडिटी भी होगी, मैं उसको बेच भी दूँगा, अच्छी प्राइस पे भी बिक जाएगा। और प्रॉपर्टी गपशप मैंने अक्सर बताया है, फॉर्चून इन्वेस्टमेंट ग्रुप एक रियल एस्टेट फर्म है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, बेस्ड इन DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद, और हम बेसिकली ज़्यादातर जो हमारा वॉल्यूम है वो इन्वेस्टर्स का ही होता है, ठीक है, हम भी यही कर रहे होते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ का बहुत नुकसान है पाकिस्तान की मईशत को, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और होगा भी, जिसकी वजह से मैंने आपको शुरू में बताया कि अब 2 चीज़ें हैं, या तो हमने इस सेक्टर को बचाना है या हमने पाकिस्तान की मईशत को बचाना है। देखें 65 to 70% पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर की वर्थ है, जो हमारी GDP की, ठीक है, पैसा सारा इसी में आता है। लेकिन हम जो ये समझते हैं कि जी रियल एस्टेट सेक्टर तो बड़ा ज़बरदस्त है, उससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूम मिलता है, लोग प्लॉट लेते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं तो जो लेबर है उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़्यादातर तो पाकिस्तान में अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है। और एट द सेम टाइम जो सोसाइटी बन रही है उसको डेवलपर डेवलप कर रहा है, वहाँ पे एक्सकवेटर चल रहे हैं तो उसको भी फ़ायदा हो रहा है जिसका एक्सकवेटर है, जो मज़दूर काम कर रहे हैं अभी FWO की तरफ से DHA फेज़ 5 की सड़कों की रिहेबिलिटेशन हो रही है, एवेन्यूज़ ऑफ बुलेवार्ड की उन्होंने सब लेट कर दिया हुआ है प्रोजेक्ट, तो वो मज़दूर हैं जो वो काम कर रहे हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होती है इस वजह से, वैलिड पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। बट द थिंग इज़ दिस, इसमें कैच है, कैच ये है कि ज़्यादातर पैसे जो रियल एस्टेट सेक्टर में आ रहे होते हैं वो लोग इसलिए नहीं लेके आ रहे होते कि हमने प्लॉट लेके घर बनाना है, वो कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट। हम खुद पिच करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में है ही यही, हम खुद पिच कर रहे होते हैं। मैं आप वीडियोस बनाता हूँ अक्सर, मैं कहता हूँ आप F1 में इन्वेस्ट करें, ज़बरदस्त सेक्टर है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ DHA में या रियल एस्टेट मार्केट में ओवरऑल, F1 इज़ लाइक गोइंग प्रीटी गुड, ठीक है,
रेट नहीं टूट रहा उसका और बायर इज़ देयर। रियल स्टेट है, लोगों को समझ आती है और हम भी लोगों को पिच कर रहे होते हैं। सो ज़्यादातर लोग तो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जिन्होंने लोग मेरे से जिनसे बात होती है वो मुझे फ्लैट आउट कहते हैं हमने घर नहीं बनाना भाई, हमने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 साल रखेंगे और बेच देंगे। या कुछ लोगों 10-10 साल भी मैं मेरे साथ जिनका एंगेज रहते हैं, मुझे पता है 10-10 साल से लोगों ने प्लॉट लेके रखे हुए हैं। और बट एक और जो पार्ट है, जो पैसा पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में आ रहा होता है, उसका एक ज़्यादातर हिस्सा, एक तो मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादातर हिस्सा उसका आ रहा होता है स्पेकुलेशन में, जिसमें इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लॉट परचेज कर लिया, या तो उसकी ट्रांसफ़र ले ली, या उसी टाइम के बीच में फुल पेमेंट के बीच में कोशिश ये की जाती है कि जी इसको एक हायर प्राइस पे बेच दिया जाए। और कोई वो प्राइस ऐसी नहीं होती जो बहुत मार्केट से भी ऊपर होती है। मार्केट से ऊपर प्राइस होगी तो कोई किसी के सर पे गन रख के तो नहीं बेच सकता ना कि भाई ले ही ले, ठीक है। वो मार्केट प्राइस पे कोट कर रहे तो उन्होंने अच्छी परचेजिंग की होती है बेसिकली, ठीक है। जो मार्केट रेट अगर 2.5 करोड़ है किसी प्लॉट का, उन्होंने अगर 240 में परचेजिंग कर ली है तो वो बेच देंगे कहीं 246-47 पे, 6-7 लाख का प्रॉफिट उसमें वो अर्न कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा आ रहा होता है वो स्पेक्यूलेटिव इन नेचर है। इन लोगों ने नहीं रहना, इन्होंने इन प्लॉट्स पे घर नहीं बनाने होते। इनका बेसिकली मकसद ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो खुद, ठीक है, एक सेट अमाउंट ऑफ मनी पे कर देते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में मार्जिन पे ट्रेडिंग होती है, हम यहाँ पे कह देते हैं, बयाना दे देते हैं, 4-5 वीक्स का टाइम ले लेते हैं, आपको 4-5 वीक्स में पेमेंट कर देंगे। 4-5 वीक्स में वो ट्राई करते हैं कि इसको मल्टीपल टाइम्स ओवर सेल कर दें और दे नेट देयर प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं, आप जैसे लोग ही हैं जो इस तरह के कंसल्टेंट्स के साथ जो इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं, अटैच होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। अगेन फ्रैंकली बहुत से लोग जिनसे मेरी बात होती है वो मुझसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आप ये करते हैं, मैं उनको बताता हूँ जी बिल्कुल हम ये करते हैं, वी प्रोवाइड दिस सर्विसेज। पाकिस्तान में फिर वंस अगेन क्या है, और मैं जो बाहर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं जो यहाँ पे 10-10 साल के लिए प्लॉट लेके छोड़ देते हैं, मैं या जो इधर लोकल पाकिस्तानी भी हैं, या जो डीलर्स हैं, या इन्वेस्टर हैं, या जो ये बयाने कर रहे होते हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता। मैं उनको गलत इसलिए नहीं कहता क्योंकि आपकी हुकूमत ने आपकी एक प्रोडक्ट ऑब्सेशन की वजह से ही ये कल्चर यहाँ तक पहुँचा है, एंड इट इज़ हेयर टू स्टे। वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव। कहाँ इन्वेस्टमेंट करें फिर, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव तो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, जिसमें हमारी कोई प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं है। हम उसको रिस्की समझते हैं, हम कहते हैं जी, लोग ये भी कहते हैं यानी प्लॉट ठीक है, नज़र तो आता है ना, ये खड़े तो हो सकते हैं ना, बेशक टीला है, लिटिगेशन है, कोई बात नहीं, जाके देख तो सकते हैं ना, कभी तो क्लियर होगा ना। DHA का नाम लगा हुआ है, मैं खुद ये कहता हूँ, बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कभी तो टीला क्लियर हो जाएगा। और जब टीला क्लियर होगा तो यू विल बी एबल टू अर्न मल्टीपल अमाउंट ऑफ मनी ऑन योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो फिर अब इन्वेस्टमेंट का अल्टरनेटिव नहीं है, अब क्या करें। अगर कोई अल्टरनेटिव होगा तो फिर वहाँ चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट के बगैर तो कोई सेक्टर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चलता ही नहीं है। हमें गवर्नमेंट की, आप कह लें, बैकिंग चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट इस सेक्टर को किया हमेशा से। आप कह लें कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे, ठीक है, इंक्लूडिंग DHA, आप देख लें कि बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बनाए हुए हैं। PIE की भी हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है जी, रेडियो पाकिस्तान की भी है। जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जिना गार्डन बनाया हुआ है, PWD है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनकी सोसाइटी है। मीडिया टाउन है, गुलबर्ग है, सारे के सारे आप कह लें कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्होंने तो सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं। तो स्टेक्स आर बिग, सेक्टर इज़ मैसिव, ठीक है। इट हैज़ कम टू अ स्टेज जहाँ पे हम कहेंगे इट्स टू बिग टू फेल। अगर सेक्टर फेल हो जाता है तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो डगमगा जाएगी, इतना मैसिव इन नेचर हो चुका है ये। लेकिन इन सारी वजूहात की वजह से, नो मैटर हाउ यू एक्सप्लेन इट, ठीक है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, ये ओनली रैशनल इन्वेस्टमेंट चॉइस है पाकिस्तान की। लोग इंजीनियर हो जाएं, आप देखें, मैं अपने बैकग्राउंड को देख लें कि मैं इकनॉमिक्स का बैकग्राउंड रखता हूँ, मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ, इंजीनियर्स आए हुए हैं, डॉक्टर्स आए हुए हैं, क्योंकि अगेन भाई रिटर्न नहीं है कहीं। हर बंदा चाहता है कि ही वांट्स टू मेक मनी, एंड दिस इज़ द ओनली सेक्टर which is giving you money, so everybody is coming here, you are here, I am here,
हम लोग इसी वजूहत की वजह से सेक्टर में बैठे हुए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन पाकिस्तान की मीशत को हो रहा है जी अब नुकसान इस ट्रेंड की वजह से, ठीक है। चूँकि पाकिस्तान का जो कैपिटल है, जो सरमाया है, वो बड़ा लिमिटेड होता है, ठीक है। और वो जो कैपिटल है, चाहे वो रेमिटेंस की फॉर्म में आ रहा हो या चाहे वो लोकल जो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं उनका कैपिटल वो डेड इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है। चक्री रोड पे अगेन क्लासिक एग्जांपल, सोसाइटीज़, स्पेस सोसाइटीज़ हैं, पूरा पिंडी इस्लामाबाद ने पैसा डाला हुआ जी उधर, ठीक है। कौन रह रहा है उधर? कोई भी नहीं रह रहा उधर, पता नहीं कब रहेंगे। और लोग रहना भी नहीं है, बेचना है। जब वो पोजेशन होगी, जब लोग, कभी वो रिंग रोड बनेगा और जगह वो बिल्कुल आबाद हो जाएगी, जो बिल्कुल होगी एक ना एक दिन, बेचना है लोगों ने, पैसे कमाने हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की हुई है लोगों ने, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं कि मोस्ट सिक्योर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज़ रियल एस्टेट। इट्स ट्रू, आयरॉनिकली इट्स ट्रू, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। डेड इन्वेस्टमेंट है, डेड कैपिटल है। पाकिस्तान की मईशत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रही। वो जो बिलियंस अपॉन बिलियंस रुपीज़, एक अखबार में पढ़ा था, 300 से 400 अरब डॉलर की पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर की वर्थ है। पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त 250 से 300 अरब के बीच में है। हमारी जीडीपी से भी ज़्यादा का फिगर कोट हो रहा था वहाँ पे। आई डोंट नो कि ये स्पेकुलेटिव है या किस, स्पेकुलेटिव ही होगा ऑफ कोर्स, बट इट प्रूव्स कि इतना पैसा पाकिस्तान का प्लॉटों में पड़ा हुआ है जिनकी वजह से कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही। सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग ट्रेडिंग करके, स्पेकुलेशन करके जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो फिर स्पेंड हो जाता है अच्छे दफ्तर बनने में, लग्जरी ऑफिसेज बनने में, ठीक है, इंपोर्टेड गाड़ियाँ परचेज़ करने में, इंपोर्टेड घड़ियाँ लेने में। वो सारा का सारा पैसा जो है हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज़ कर रहा होता है दी अदर हैंड, ऑन दी अदर साइड, ठीक है। फिर हमारे पास जब फाइनेंसिंग इश्यूज़ आ जाते हैं तो फिर हमारा रुपी जो है उसके आप कह लें कि हालात ख़राब हो जाते हैं। वो 180-90 से उठ के, या आप कह लें कि जब 2018-19 की बात करें तो 2018 में 105 पे, 115 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के गई थी और 250 मारा है उसने अब, ठीक है। अब तो शुक्र है खुदा का कि थोड़ा बेहतर हो गया, 218 219 हो गया, ठीक है। लेकिन फिर ये हालात हो जाते हैं हमारे। फिर हमें कहते हैं जी बिजली पे टैक्स लग जाते हैं इस दफ़ा, अभी कल पढ़ रहा था मैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया। फाइनेंसिंग इश्यूज़ हैं, ठीक है। ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ कर दें, बाहर से आ रहा है, ज़ाहिर है, अपना ऑयल भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि पैसा तो चला गया इधर सारा। ना हमने ऑयल की फैक्ट्री खोलनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट नहीं करना, बस इसी चक्कर में लगा रहना है, ठीक है। इंपोर्ट बिल इंक्रीज़ करते जाएंगे और फाइनेंसिंग इश्यूज़ हर 2-3 साल बाद आते जाएंगे, ठीक है। हमारी जब रियल एस्टेट सेक्टर ज़बरदस्त चलेगा तो हम 5-6% ग्रोथ पोस्ट करेंगे। एक शॉक आया इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से तो वो गया हमारा जीडीपी, हमारी आधी हाफ हो जाएगी। बूम बस साइकिल विल कंटिन्यू। उनके पायदारी नहीं है ना, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। वो जो पैसा प्लॉटों में पड़ा है वो कुछ भी नहीं कर रहा, इट्स नॉट डूइंग एनी गुड फॉर द कंट्री। सो मेरा ये कतन मतलब नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड ओवर ट्रेंड है, रियल एस्टेट पोर्टफोलियोज़ होते हैं, बड़े बिलियनर्स के होते हैं। अब इलॉन मस्क साहब ने भी कोई आपके ख्याल से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है बड़ा डाइवर्सिफाई किया होगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ दिस कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द इकोनॉमी। और अब जो फ्यूचर में देख रहा हूँ रियल एस्टेट सेक्टर का, उसमें जो इन्वेस्टमेंट का, ये स्पेकुलेशन का ट्रेंड है। येस इट्स ट्रू कि काफ़ी ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इसमें, बिग नेम्स मौजूद हैं इस सेक्टर में, बट आई बिलीव कि लोग ज़रा थोड़े से ना डिसल्यूजनड हो चुके हो रहे हैं अभी सेक्टर से। हज़ार एक तो आपको पता है यूथ बल्ज है पाकिस्तान में, ठीक है। उनको बिटकॉइन समझ आता है, उनको वो प्लॉट वाली उनकी साइकी नहीं है, ठीक है, कि प्लॉट में इन्वेस्ट करें। फिर भी कुछ हैं यंग लोग जो कर रहे होते हैं, चूँकि अगेन एवरीबडी इज़ रैशनल और आपने रैशनल फैसला करना होता है। आप उस चीज़ को बेचना शुरू कर दें उस मुल्क में जिसकी कोई कह लें कि अवेयरनेस ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। ही विल पैक अप हिज सेटअप एंड डू समथिंग एल्स, एंड ही विल बी परफेक्टली रैशनल इन हिज डिसीजन, ठीक है। एज एन इकोनॉमिक एजेंट ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। तो जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो करंट रुझान है पर्टिकुलरली फ्रॉम द बाइंग साइड और जो पॉलिसी मेकिंग साइड से हैं, वो ये कि सेक्टर को ना थोड़ा सा स्क्वीज़ किया जाए
और इसमें जो स्पेकुलेशन है उसको डिस्करेज किया जाए। और हम देख रहे हैं कि अब बड़े शॉर्ट इंटरवल्स पे टैक्सेस इंक्रीज़ होते हैं। इस वक्त टैक्सेस इंक्रीज़ हो चुके हुए हैं। फाइलर नॉन फाइलर का आपको पता है 2% हो गया, नॉन फाइलर का 5 to 7% हो गया है। और आज फिर जो नई ट्रांसफ़र्स हो रही हैं DHA में, उसमें उन्होंने DC रेटेड FPR रेट फिर उठा दिया उन्होंने। विल डू अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो ये सेक्टर ने का टाइम आ गया कि इट शुड गिव समथिंग बैक टू द नेशनल किटी, बट एट द सेम टाइम इट्स गवर्नमेंट्स जॉब कि आप दूसरी सेक्टर्स में भी इंसेंटिव्स जनरेट करें ताकि पैसा दूसरी सेक्टर्स की तरफ भी जाए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, ग्रोथ इंक्रीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज़ हो, ग्रोथ सस्टेनेबल हो, आप डॉलर रेवेन्यू अर्न कर सकें। ठीक है, सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। वी विल कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग सच वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।